आज का हमारा टॉपिक है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विच इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज। तो COPD इज ऑल्सो कॉल्ड एज COLD, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, COAD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, CAL, क्रॉनिक एयरफ्लो लिमिटेशन, CORD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव respiratory disease, CLR, that is chronic lower respiratory disease. Sometime 1 marks में ये abbreviations भी पूछ लेते हैं। तो it is a respiratory disease, COPD एक respiratory disease है जिसमें air flow limitation हो जाएगा। जो air है inhale भी अच्छे से नहीं होगा और exhale भी properly नहीं हो पाएगा। तो इट इंक्लूड 3 डिजीज कंडीशन, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इरिवर्सिबल अस्थमा। जब ये 3 कंडीशन किसी पर्सन में प्रेजेंट होंगी तो द डिजीज इज कॉल्ड एज द COPD। आफ्टर दैट डेफिनेशन, COPD इज अ कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। ठीक है, प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कब है, अगर इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट लेटर ऑन ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, कि जो एयर फ्लो लिमिटेशन होगा वो कैसा होगा, परसिस्टेंट होगा, कि वो लगातार एयर फ्लो इनटेक और एक्सलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, लिमिटेड एयर का ही इनटेक कर पाएंगे और लिमिटेड एयर को ही एक्सेल कर पाएंगे। जो एयर है वो लंग में ही कलेक्ट रहेगी। तो इट इज अ प्रोग्रेसिव and associated with an enhanced chronic inflammatory response in the airway। ये कैसी डिजीज है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा एयरवे में। इन्फ्लामेशन में मेनली क्या होता है, इन्फ्लामेशन एक हमारी बॉडी का ही रिस्पॉन्स है जिसमें कुछ केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं और दे विल कॉज स्वेलिंग, ओडीमा, पेन, रेडनेस, ये कुछ सिम्टम होते हैं इन्फ्लामेशन के। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। क्रॉनिक मीन्स विच इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, की जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो लंबे टाइम तक रहेगा। एंड लंग्स टू द नॉक्शियस पार्टिकल और द गैसेज, है ना, जो पॉइजनस या हार्मफुल पार्टिकल है उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। आफ्टर दैट इन COPD लेस एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द एयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। COPD में एयर फ्लो लिमिटेशन किस वजह से होगा, क्यों होगा, द एयरवे एंड एयर सैक लूज देयर इलास्टिक क्वालिटी, जो एयर सैक है जहाँ पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर पाएंगे ना तो रिलैक्स अच्छे से कर पाएंगे। द वॉल्स ऑफ मैनी ऑफ एयर सैक आर डिस्ट्रॉयड, है ना, जैसे कि जो हार्मफुल गैसेस हैं उसकी वजह से एयर सैक्स की वॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तब भी वो अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को। द वॉल्स ऑफ एयरवे बिकम थिक एंड इन्फ्लेम्ड ड्यू टू इन्फ्लामेशन। जो एयरवे की वॉल्स हैं दे बिकम थिक, है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ओडीमा होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी सेल्स की, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा, ठीक है, जिस वजह से जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाएंगी। द एयरवे मेक मोर म्यूकस दैन यूजुअल विच टेंड टू क्लॉग दैम। रेस्पिरेटरी ट्रैक में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं विच सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। तो ड्यू टू सच हार्मफुल गैसेस जो गॉबलेट सेल है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल म्यूकस इज ऑल्सो इंक्रीज, है ना, नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होगा जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही कलेक्ट होता रहेगा। आफ्टर दैट COPD में 3 डिजीज कंडीशन आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड इरिवर्सिबल अस्थमा। नाउ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, it is defined as a chronic productive cough for 3 months in each of 2 consecutive year in a patient in whom other causes of chronic cough have been excluded।
तो इसमें जो कफ होगा दैट इज प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ कौन सा होता है? कफ विद स्पूटम या म्यूकस। जब कफ के साथ साथ म्यूकस आएगा या स्पूटम आएगा उसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कफ भी कैसा होगा? क्रॉनिक होगा, लंबे टाइम तक पर्सन को प्रोडक्टिव कफ रहेगा, मेनली 3 महीने के लिए इन ईच ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। लगातार 2 साल तक पर्सन को 3 महीने के लिए प्रोडक्टिव कफ अगर है, और क्रॉनिक कफ के अदर जो कॉजेज हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाए, जैसे कि ना तो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, ना तो कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। आफ्टर दैट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? एबनॉर्मल और परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस। दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर क्लास एंड तो इसमें क्या होता है, जो एयर सैक्स है उनकी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाएगी, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्योल्स दैट इज accompanied by the destruction of the air wall, है ना। तो किस वजह से एनलार्जमेंट हो जाएगी? जो एयर वॉल्स है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिस वजह से एयर सैक्स की एनलार्जमेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट एक और इसमें डिजीज कंडीशन आती है इरिवर्सिबल अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। तो इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इरिवर्सिबल है मतलब जितना डैमेज हो गया, जितनी सेंसिटिविटी हुई वो रिकवर नहीं हो पाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, दीज आर हेल्दी लंग टिश्यू, और ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा? जो लंग टिश्यू है वो थिक हो जाएंगे, स्वलन हो जाएंगे, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा, ठीक है, जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इस डायग्राम में एम्फाइसीमा का दिखाया गया है कि दीज आर हेल्दी एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक में मेनली क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ये हेल्दी एयर सैक्स हैं। बट ड्यू टू सीओपीडी क्या हो जाएगा? जो हमारे एयर सैक्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई, उनकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हुई, जिस वजह से एयर सैक्स की एनलार्जमेंट हो जाएगी, विच में ऑब्स्ट्रक्ट द एयर फ्लो। After that, the causes and the risk factor of the COPD. Some of the risk factors are smoking, household air pollution, atmospheric pollution, asthma with airway remodeling, post-tuberculosis, genetic susceptibility, abnormal lung development. So we will study one by one. Then first is smoking. Smoking is a primary risk factor for COPD, either active smoking or passive smoking. ठीक है, स्मोकिंग में कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं सच एज निकोटीन विच कॉजेज द हाइपरप्लेजिया ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो गॉबलेट सेल, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं उनकी क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेजिया। 2 टर्म्स होती हैं, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, की जो गॉबलेट सेल है उनका नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बट इन केस ऑफ हाइपरट्रॉफी क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स, है ना, सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्मोकिंग में जो इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं सच एज निकोटीन, दे कॉज द हाइपरप्लेजिया ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग द गॉबलेट सेल, ठीक है, विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस। जो म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करेंगे एंड विच विल ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। Then smoking also reduces the ciliary activity. जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में उनका क्या फंक्शन है? They excrete the mucus from the respiratory tract, है ना। बट अगर सिलिया की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्पूटम अच्छे से एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट as shown in this diagram, these are healthy lung tissue, these are healthy alveoli जहाँ पे gases exchange होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ड्यू टू द स्मोकिंग या ड्यू टू अदर गैसेस, हार्मफुल गैसेस क्या हो जाएगा? जो केमिकल्स हैं एयर सैक में, एल्वियोलाई में कुछ केमिकल रिलीज होंगे which will cause the inflammatory response in the alveoli. due to inflammation क्या हो जाएगा? जो alveolar walls है वो डैमेज हो जाएंगी,
इन्फ्लामेटरी केमिकल डिसॉल्व एल्वेलर सेप्टम है ना, जो एल्वेलर सेप्टम है, वॉल्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसकी वजह से लार्ज एयर कैविटी लाइंड विद कार्बन डिपॉजिट फॉर्म है ना, एल्वियोलाई की जो एल्वियोलर सैक है उनकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, विच में लीड टू द एम्फाइसीमा. After that, next cause is air pollution. High level of air pollution also having the harmful effect on the lung tissue. Same, ठीक है, जो इसमें poisonous substances present होते हैं, they will cause the hypertrophy of the cell which will obstruct the airflow. Then next is occupational exposure. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ों के एक्सपोजर में आए जिससे हमें COPD हो सकता है ना. तो कुछ जो वर्कर हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज हैं, दे विल वर्क एट द कोल फैक्ट्रीज, माइन या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल सच एज केडियम फ्यूम्स फ्रॉम वेल्डिंग have been implicated in the development of airflow obstruction. ठीक है, तो exposure to these irritant cause the एयरवे टू बी हाइपर रिस्पॉन्सिव, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी होगी, जिस वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन होगा. आफ्टर दैट द इन्फेक्शन वेयर रिकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अगर किसी को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी पर्सन को COPD हो सकता है. इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर COPD. आफ्टर दैट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में मेनली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, इट इज अ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. ठीक है, तो ये हमारे लंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम न्यूट्रोफिल इलास्टेज. जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज एक एंजाइम है जो इलास्टिसिटी को, जो इलास्टिन प्रोटीन लंग टिश्यू में प्रेजेंट होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, तो जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये लंग टिश्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिस वजह से जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द WBC. ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं दे विल प्रोड्यूस न्यूट्रोफिल इलास्टेज. उनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी एज्ड सेल्स होते हैं या डैमेज सेल होते हैं वो उनको एनगल्फ कर देते, किल कर देते हैं. ठीक है, बट अगर ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज एक्सेसिव क्वांटिटी में रिलीज हो तो इट मे डैमेज द लंग टिश्यू. ठीक है, तो लंग टिश्यू को कौन प्रोटेक्ट करेगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. ठीक है, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लंग टिश्यू डैमेज हो सकते हैं विच में लीड टू COPD. तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 2% ऑफ केसेस ऑफ COPD. 2% जो COPD के केस हैं वो किस वजह से हो सकते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से. तो इस कंडीशन में बॉडी जो मेनली जो लीवर होता है, लीवर डज नॉट मेक प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन क्या करती है, इट प्रोटेक्ट लंग फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय द प्रोटीएज एंजाइम. मेनली कौन से एंजाइम, इलास्टेज और ट्रिप्सिन. That is released as a result of inflammatory response to tobacco smoke. ठीक है, as further shown in next diagram. These are the normal lung tissue. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कोट लंग्स है ना, जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये हमारे लंग्स को कोट करती है, कोटिंग करती है और प्रोटेक्ट करती है उसको न्यूट्रोफिल इलास्टेज से. न्यूट्रोफिल इलास्टेज मेनली क्या है, न्यूट्रोफिल इलास्टेज प्रोड्यूस्ड बाय WBC टू ब्रेक डाउन हार्मफुल बैक्टीरिया. जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये जो हमारे एज्ड सेल्स होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन कर देती है. एंड ऑल्सो पोटेंशियली डैमेजिंग टू द लंग इफ एक्सपोज्ड. अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में रिलीज हो तो ये लंग टिश्यू को भी डैमेज कर सकती है. तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज से हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटेक्ट करता है. तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटेक्ट लंग फ्रॉम न्यूट्रोफिल इलास्टेज. क्लियर हो गया, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस. एंड इन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होगा, lungs lack alpha-1
एंटीट्रिप्सिन कोटिंग, है ना, जो इस कंडीशन में क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिट है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जिस वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनको न्यूट्रोफिल इलास्टेज से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, और न्यूट्रोफिल इलास्टेज कॉजिंग द लंग डैमेज, ठीक है। तो जिस वजह से जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देगा। क्लियर हो गया? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े मेनली क्या है, स्मोकिंग, है ना, एयर पॉल्यूशन, दीज में लीड टू कॉन्टिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल इरिटेशन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे, इन्फ्लामेशन वहां पे प्रेजेंट होगा। एंड ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स, है ना, जैसे कि जो इलास्टेज एंजाइम है वो हमारे लंग टिश्यू में जो इलास्टिन प्रेजेंट होता है उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। अगर लंग टिश्यू में इलास्टिन नहीं रहेगा तो उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। इलास्टिन का काम क्या है, लंग्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंड करना, वो इलास्टिन का काम है। बट जब इलास्टिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी कम है तो जो लंग टिश्यू है उनकी क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। जितने वो एक्सपेंड हो गए फिर से वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ पाएंगे, रिक्वायर नहीं कर पाएंगे, which is called as the emphysema, that is destruction of alveolar septa, ठीक है। और ड्यू टू कॉन्टिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या क्या हो सकता है सिम्टम, ब्रोंकियल ऑडिमा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्रॉनिक काफ ब्रोंको स्पाज्म, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका स्पाज्म हो जाएगा। तो दीज कंडीशन में लीड टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में जो एयर है वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज, एयर ट्रैपिंग, ठीक है, एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में या एल्वियोलाई